हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। सो डियर स्टूडेंट, हमने लास्ट क्लास में यूनियन बजट टॉपिक पर बात की थी और उसे हम आज की क्लास में कंटिन्यू करने वाले हैं। तो मैं स्टार्ट करने से पहले बता देते हैं कि हमने लास्ट क्लास में यूनियन बजट टॉपिक को कुछ स्ट्रेटजी, कुछ रणनीति में डिवाइड किया था। तो उसके कुछ सेगमेंट्स बनाए थे, जिसके एक सेगमेंट पर हम लास्ट क्लास में बात कर चुके हैं। वो सेगमेंट था बजट के बारे में, यानी अबाउट ऑफ यूनियन बजट, जिसको हमने टू सब सेगमेंट में डिवाइड किया था। पहला सब सेगमेंट था उसका बैकग्राउंड, देन उसका सब सेगमेंट था उसका प्रेजेंट सिनेरियो। उसके बैकग्राउंड में हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे, जिसमें पहला पॉइंट था उसका ओरिजिन ऑफ बजट, यानी बजट की उत्पत्ति कैसे हुई है। देन उसका सेकंड टॉपिक था इनोवेशंस, यानी कि उसमें किस किस प्रकार के परिवर्तन हुए उत्पत्ति से और आज तक, तो उन सभी पर हमने बात की थी। देन इसी सेगमेंट में हमने इसी सब सेगमेंट में एक नोट करके डिस्कस किया था, एक स्टेप बैक, जिसको हमने इकोनॉमिक सर्वे नाम दिया था। यानी कि इकोनॉमिक सर्वे के बारे में भी हमने एक ब्रीफ डिस्कशन किया था। आई होप आपको जरूर समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार से, जिस प्रकार से हमने बजट के बारे में लास्ट क्लास में डिस्कस किया, वैसे ही उसको कंटिन्यू करते हुए उसका सेकंड क्लास, जो सेकंड सेगमेंट रहने वाला कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैंड, उस पर आज की क्लास में हम बात करेंगे। आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैंड। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैंड का मतलब होता है गाइस कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशन में या संविधान में इससे संबंधित क्या प्रोविजंस या क्या प्रावधान दिए गए हैं, क्या प्रोविजंस एंड प्रावधान दिए गए हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो आइए क्या क्या प्रोविजंस दिए गए हैं, क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं बजट में, इस पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बजट को क्या बोला गया है हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑब्लिगेशन बोला गया है। ये क्या होगा, ये एक ऑब्लिगेशन होगा। क्या होगा, एक ऑब्लिगेशन होगा। क्या होता है ऑब्लिगेशन? तो ऑब्लिगेशन हम उन चीजों को कहते हैं जिन चीजों को मस्टली लाना जरूरी होता है। यानी कि आप अपनी मर्जी नहीं चला सकते, गवर्नमेंट या मिनिस्ट्रीज अपनी मर्जी नहीं चला सकती कि हम तो इस बार बजट पेश नहीं करेंगे। यानी कि ये उनकी इच्छा पर डिपेंड नहीं करता है। ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ने कह दिया तो आपको लाना ही पड़ेगा। तो क्या करते हैं, जो ऑब्लिगेशन टाइप की जो चीजें होती हैं, तो यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा उनको मस्टली लाना जरूरी होता। तो इसी प्रकार से बजट भी क्या है, एक ऑब्लिगेशन है। एक क्या है, यूनियन गवर्नमेंट का उत्तरदायित्व है कि आपको लाना ही पड़ेगा। ठीक है जी, यानी कि हम इसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं बरत सकते। ओके, देन इसकी बात करते हैं कि इसको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर या संविधान के अंदर किस जगह सिचुएटेड किया गया, किस जगह सिचुएटेड है या लोकेट किया गया। ठीक है, तो जब इसकी बात करते हैं तो पार्ट 5 में, इसमें किया गया पार्ट 5 में इसके बारे में आर्टिकल 112 में इसके बारे में बात की गई है। आइए थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जान लेते हैं पहले। तो आप भी थोड़ा ट्राई कीजिएगा। कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया गया है, 22 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। यानी कि इसमें जो चैप्टर है, कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है जिसमें जो चैप्टर है, कितने चैप्टर हैं, 22 चैप्टर हैं। और कुछ शेड्यूल्स दिए गए हैं, कुछ अनुसूचियां दी गई है, जो प्रेजेंट में 12 अनुसूचियां हैं। 22 भाग यानी 22 पार्ट्स ऑफ एंड 12 शेड्यूल्स दिए गए हैं, 12 अनुसूचियां दी गई है। और आर्टिकलों की संख्या 444 हो चुकी है प्रेजेंट में। अब ये तो हम इनका प्रेजेंट सिनेरियो बता दिए हैं, लेकिन आपसे क्वेश्चन है कि अब जिस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ था या बनाया गया था, उस समय पे इनकी स्थिति क्या थी, कितने पार्ट थे, कितने शेड्यूल थे और कितने आर्टिकल्स थे। इनके बारे में आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है, ताकि आपका रिवीजन हो जाएगा। और जिनको नहीं आता वो सर्च करके लिख सकते हैं। सो गाइज, इस प्रकार से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात हो गई। तो बात कर रहे थे हम बजट पे। तो जो बजट है आपका पार्ट 5 में,
आर्टिकल 112 में रखा गया है। लेकिन जो पॉलिटिकल के अच्छे जानकार हैं या संविधान के अच्छे जानकार हैं वो कहेंगे कि सर कहीं भी पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, तो कहीं हमने तो पढ़ा भी नहीं। बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही पढ़े हैं। तो आइए बात कर लेते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, कहीं पर भी बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। इसकी जगह पर इसको क्या करते हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या बोलते हैं इसको, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि इसको बोला गया वार्षिक वित्तीय विवरण नाम से हमारे संविधान में इसके बारे में बताया गया है। इसका मतलब यही होता है, यानी कि आपको एक वर्ष के अंदर पैसा जो कहाँ पे खर्च करना है उन सब के बारे में आपको बताना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिनको हमने डिस्कस कर लिया है। देन बात करते हैं हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट रहने वाला है, कौन सा रहने वाला, आप लास्ट वीडियो में या लास्ट क्लास में आप देखिएगा। हम नेक्स्ट जो थर्ड सेगमेंट रहने वाला हमारा क्या रहने वाला, कॉन्सेप्ट। आई होप आपको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैंड इसका समझ आया होगा, इससे ज्यादा जानने की आवश्यकता भी नहीं है हमें, हम लोग के स्टूडेंट भी नहीं है। ठीक है, तो जब हम इसके कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैंड इस प्रकार से हम पूरा करते हैं, जब अब नेक्स्ट तो सेगमेंट की बात करते हैं, इसको कॉन्सेप्ट बोला गया है। सो स्टूडेंट, हम नेक्स्ट सेगमेंट पर आ गए जिसको कॉन्सेप्ट बोला था। कॉन्सेप्ट में भी हमने कुछ टॉपिक्स या कुछ पॉइंट बनाए थे। इसमें पहला पॉइंट था हमारा फंक्शन, सेकंड पॉइंट था हमारा प्रिंसिपल, यानी कि हम जो कॉन्सेप्ट में बात करने वाले हैं तो कॉन्सेप्ट में हम पहला पॉइंट रखेंगे फंक्शंस के बारे में जानेंगे, बजट के फंक्शंस क्या है या फिर उसका पर्पस क्या है लाने का, कि भाई बजट हमें क्यों जरूरी है, इन सब पे बात करेंगे। देन उसके प्रिंसिपल्स पे बात करेंगे, आखिर क्या क्या रूल रेगुलेशंस फॉलो करता है बजट की, इन दायरे में होना चाहिए, इनमें नहीं होना चाहिए। देन उसके फॉर्म पे बात करेंगे कि किस किस फॉर्म में लाया जाता है बजट को, इन सब पे बात करने वाले हैं। तो आइए पहला इसके फंक्शंस पर बात कर लेते हैं कि इसको क्यों लाया जाता है, कैसे कैसे कार्य करता है। तो गाइस कुछ फैक्ट्स हमने मेंशन कर दिए हैं यहाँ पे, जिनके थ्रू हम इसके फंक्शंस को जानेंगे। तो इसके जो फंक्शंस है, इसमें पहला फंक्शंस है इसका, इट इंश्योर द फाइनेंशियल एंड लीगल अकाउंटेबिलिटी। ये क्या इंश्योर करता है, ये फाइनेंशियल एंड लीगल अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करता है, किसके लिए, एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर, यानी कि जो कार्यपालिका होती है, जो कार्यपालिका होती है वो विधायिका के प्रति अकाउंटेबल होती है, किस चीज को लेके, कि उसको बताना होता है कि हम पैसे को कहाँ पे खर्च किए हैं या नहीं किए हैं, इस बारे में, यानी अकाउंटेबल उनको बताना जरूरी है कि हम पैसे को इस क्षेत्र में लगा रहे हैं, इतना लगा रहे हैं। ठीक है, तो पहला फंक्शन तो क्या है, अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करता है, यानी कि पैसे खा के भाग नहीं सकते हैं। ठीक है, देन बात करते हैं इसके एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की के बारे में। ये क्या होती है सर, तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की होती है, यानी कि ये पदानुक्रम को बनाए रखता है, या फिर इसके जैसे कि पैसा अलॉट होता है तो उसको कहाँ पे खर्च करना, अगर आपको पता ही नहीं पैसा कहाँ खर्च करना है, जैसे कि एक फॉर एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा, क्या आपको पॉकेट मनी आती है घर से, कुछ पैसे फिक्स कर दिया जाए 10,000 15,000, ज्यादा नहीं कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी फैमिली बैकग्राउंड पर। तो गाइस जैसे आपका पैसा अलॉट होगा घर से और आपको एक्सपेंड ही पता नहीं है कि एक्सपेंड कहाँ करना है, एक का तो मन कर गया कि बोलो बुक्स ही खरीद लेते पूरी 10,000 की, एक का मन कर गया कि नहीं हमको तो समोसे ही खाने, एक का मन कर रहा है पार्टी करनी है, क्या फिर वो अदर काम चला पाएंगे, उससे हमको रेंट भी देना होता, अदर काम भी करने होते, तो वो क्या है उसका हायरार्की नहीं रह पाती है चीजों की, किस किस चीजों में हम उनको खर्च करने वाले हैं। देन बात करते हैं इसकी, तो आपको समझ में आ गया एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की
और अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहा है, यानी कि हायरार्की में किसकी बात कर रहा, अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहा है, यानी एक पद दूसरे पे क्या होता है, उत्तरदायित्व तो रखता है। जैसे कि बात करें, पैसा अलॉट हुआ, पैसा अलॉट होने के बाद में कहाँ पे जाता है, जितने भी स्थानीय मिनिस्टर्स हैं उनके पास जाता है, उनके बाद में उनका विवरण किनके द्वारा, जितने एग्जीक्यूटिव्स होते हैं यानी कि जितने भी अधिकारीगण होते हैं, सरकारी अफसर होते हैं, उनके द्वारा इसका विवरण दिया जाता है। तो इसी प्रकार से हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट रहने वाला एफिशिएंट, किसकी बात कर रहा है, एफिशिएंट एग्जीक्यूशन की बात कर रहा है, यानी कि बजट बनाने से क्या होता है, चीजों को, पैसा तो हमें खर्च करना ही होगा, लेकिन हमारे पास बजट होगा, यानी हमें प्रॉपर चीजों के बारे में पता होगा कि इस पैसे को यहाँ पे ज्यादा खर्च करने वाले हैं। तो एक बात बता दें, हमने जो लास्ट क्लास थी, हमारी लास्ट क्लास में एक पॉइंट बोला था, एस्पायरेशनल इंडिया या एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, क्या थी वो ऐसे क्षेत्र थे जहां पे पैसा हमको आवश्यकता से ज्यादा खर्च करना है, यानी बहुत ही ज्यादा पिछड़े क्षेत्र हैं, ठीक है। जैसे कि बात करते हैं, कुछ स्पेशल स्टेट होते हैं, उनमें क्या करते हैं, अदर स्टेट की कंपेयर में ज्यादा पैसा फंड किया जाता है उनको लेवल में लाने के लिए। तो ये सब चीजें क्या है, तो एफिशिएंट एग्जीक्यूशन, यानी कि हमको तो चीजें पता होगी कि हमें कौन से क्षेत्र में ज्यादा खर्च करना चाहिए, कौन से में नहीं करना चाहिए। तो बजट किसके लिए हमें हेल्पफुल होता है, एफिशिएंट एग्जीक्यूशन के लिए भी हेल्पफुल होता है। देन एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट हम बात कर चुके हैं पहले भी, तो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट इसमें बजट लाने से सही रहता है। देन इंस्ट्रूमेंट, जो इनके इंस्ट्रूमेंट होता है सोशल एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज, जैसे कि बात करते हैं कुछ नीतियां लाई जाती है, थोड़ी देर के लिए एग्जांपल लेते हैं, रोजगार गारंटी योजना, मनरेगा की बात कर लेते हैं। 2005 में इसको लाया गया था, कब लाया गया था मनरेगा को, 2005 में लाया गया था। क्यों लाया गया था, क्योंकि उनको पता था कि हमारे देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं, यानी कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहाँ पे बहुत पिछड़ापन है, स्किल नहीं है, तो उनके लिए रोजगार की व्यवस्था की जाए। तो इस स्थिति को देखते हुए इस योजना को लाया गया। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, पहले इंस्ट्रूमेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज की बात कर रहे हैं। किसको ध्यान में रखते हैं, सोसाइटी को ध्यान में रखते हैं, यानी हमारी सोसाइटी में जो स्किल का लेवल है या अदर जो लेवल है वो कैसा है। अब बात करें कि एक पर्सन है जो अच्छा खासा पढ़ा लिखा है, तो वो तो कहीं से भी अपना इकोनॉमिक मैनेजमेंट कर लेगा, बट क्या एक पिछड़े वर्ग, पिछड़े क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए क्या ध्यान रखना पड़ेगा, हमको बजट में ही कुछ ऐसे प्रोविजंस डालने होंगे या कुछ ऐसी पॉलिसीज सुनिश्चित करनी होगी ताकि उस क्षेत्र का ध्यान रखा जा सकता है। जैसे कि अभी बताया मनरेगा के बारे में, मनरेगा क्या है, 100 डेज यानी 100 दिन तक रोजगार प्रदान करती है जिनके पास कोई स्किल नहीं होती है, गांव के पिछड़े लोगों के लिए। सो गाइस, आई होप आपको इसके फंक्शंस के बारे में अच्छी तरह समझ में आया होगा। अच्छा है तो आप मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से पांचों पॉइंट एज इट इज लिख सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए मेंस में कि जो कॉन्सेप्ट क्या है इसका, जो बजट का कॉन्सेप्ट क्या है, बजट क्यों आवश्यक है, किसी भी रीजन, किसी कंपनी, किसी घर के पैसे को जो डिवाइड करने के लिए किस लिए जरूरी है, तो इन चीजों को आप पांचों पॉइंट को मेंशन कर सकते हैं वहां पे, ठीक है। आपको कोई बहुत ज्यादा ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो गाइस, इस प्रकार से हमारा जो कॉन्सेप्ट का पहला पॉइंट था फंक्शंस, यानी कि किस प्रकार से कार्य करता है या कि इसको लाना क्यों आवश्यक है, इस पे हम बात कर चुके हैं। अब इसके सेकंड पॉइंट पर बात करने वाले हैं जिसको हमने इसका प्रिंसिपल कहा था। आखिर क्या है इसके सिद्धांत बजट के, ये किन किन दायरे के अंदर इसको रखा जाना चाहिए, इन सब पर हम बात करने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, हम इसके प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं बजट के, कि इसका बजट का प्रिंसिपल क्या है, आधार क्या है, देख लेते हैं इसके। तो प्रिंसिपल की जब बात करते हैं तो इसके कई सारे प्रिंसिपल है, कुछ प्रिंसिपल्स हमने यहाँ पे लिए हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं। तो जो इसकी प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं तो इसका पहला प्रिंसिपल है बजट शुड बी ऑन द एनुअल बेसिस, यानी कि हमारा जो बजट होना चाहिए एनुअल होना चाहिए, यानी कि प्रत्येक वर्ष पर आना चाहिए एक बजट। भाई ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, पहली बात तो चीजों का, अगर मान लीजिए 3 महीने का बजट लाने लग जाए तो क्या चीजों को अच्छी तरह एनालाइज कर पाएंगे? नहीं।
अगर बजट को 5 साल पे एक बार लाने लग जाए तो काफी सारी चीजें, बहुत सारे परिवर्तन हो जाते हैं, डूब के मर जाएगा। या जो भी चीजें हम खर्च करने वाले पैसे वो क्या होगा, सही से एस्टिमेट नहीं लगा पाएंगे कुल मिला के बाद। तो 1 ईयर एक ऐसा टाइम पीरियड रखा जाता है इनके लिए कि सारी चीजों को आसानी से ऑब्जर्व भी कर पाते हैं और एकदम फ्रिक्वेंटली भी नहीं लाया जाता कि भाई चीजों को बिना एनालाइज किए या फिर कम समय की वजह से टाइम नहीं दे पाए चीजों को सही से एनालाइज नहीं कर पाए। तो इस वजह से क्या लाया यानी कि एक अच्छा बजट कैसा हो सकता है। तो एक अच्छे बजट के लिए जो पहला प्रिंसिपल है यानी रिक्वायरमेंट रखी गई है, क्या रखी गई है कि जो बजट है वो एनुअल बेसिस होना चाहिए, यानी कि एक वर्ष में एक बजट आना चाहिए। ठीक है, तो इसका पहला प्रिंसिपल क्या है बजट का कि एक वर्ष में एक बजट लाना चाहिए। ठीक है जी। सेकंड प्रिंसिपल की बात करते हैं तो एस्टिमेट शुड बी ऑन द डिपार्टमेंटल बेसिस। पहली बात तो क्या कही, एक साल में एक बजट आना चाहिए। दूसरा बात की कि ये कैसा होना चाहिए, डिपार्टमेंटल बेसिस होना चाहिए। डिपार्टमेंटल बेसिस दैट्स मीन, इसका मतलब है कि जैसे कि हमारे बजट में भी किया जाता है कि डिफेंस मिनिस्ट्री को कितना पैसा देना है, आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री को, फाइनेंस मिनिस्ट्री बड़ी बात हो जाएगी जिसी के द्वारा सारे एस्टिमेट लगाया, जैसे डिफेंस को कितना देना है, लेबर को कितना देना है, बाकी इसी प्रकार से अलग अलग मिनिस्ट्रीज को, फूड एंड सिक्योरिटी को कितना देना है, रोड मिनिस्ट्री को कितना देना है, एविएशन मिनिस्ट्री को कितना देना, हवाई जहाज वगैरह जो होते हैं, तो इन सब के बारे में अलग अलग एस्टिमेट लगाया जाता है। यानी कि जो हमारा बजट होता है कैसा होता है, डिपार्टमेंटल बेसिस होता है। इससे क्या होता है कि पैसों को डिस्ट्रीब्यूट करना बड़ा आसान होता है। क्या होता है, जैसे कि बता देते हैं 34.82 लाख करोड़ क्या इस बार के बजट में पैसे अलोकेट किए गए, कितने किए गए हैं, 34.82 लाख करोड़ या 34,82,236 रुपए क्या किए गए हैं, फाइनेंस किए गए हैं। क्या किए गए हैं, हमारी जो 2021-22 का बजट है उसमें दिए गए कि आपको इतने पैसे देते हैं, इसको खर्च करना है इस फाइनेंशियल ईयर में, 2021-22 में खर्च करना है। लेकिन कहां खर्च करना है, तो इसके लिए हमारा जो दूसरा प्रिंसिपल है वो क्या है, डिपार्टमेंटल बेसिस है, यानी कि इस पैसे को डिपार्टमेंट के हिसाब से डिवाइड करना होता है, जैसा कि हम करते भी हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बजट शुड बी बैलेंस। बजट क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। कैसे बैलेंस होना चाहिए, आइए थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसके लिए। बैलेंस का मतलब बताया गया है कि आपका जो रेवेन्यू आप बटोरते हैं या रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं आप, यानी कि आपके टैक्सेशन वगैरह के माध्यम से जो आपके पास गवर्नमेंट का पैसा आता है, मान लीजिए पैसे तो हमारे पास 10 रुपए आ रहे हैं, हम खर्च 20 रुपए की बात कर, कैसे कर पाएंगे, रेडीमेड लेना पड़ेगा हमको बाहर से। तो इसलिए क्या करते हैं, इसको टू टर्मिनोलॉजी से जानते हैं हम, ये इसको नोटिफाई किया गया यहाँ पे कि जब बजट में क्या होता है, रेवेन्यू तो हमारे पास, जैसे इसी को ले लेते हैं एग्जांपल, इसमें कितना बोला गया, 34 लाख करोड़ बोला गया। अब मान ली जाए इसमें हमारा इतना पैसा है जो क्या है, हमने रेवेन्यू से कलेक्ट किया है, हमारी गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्ट किया गया। अगर इस पैसे में से हम सिर्फ 32 लाख करोड़ ही खर्च कर पाए तो हमारे पास क्या 2 लाख करोड़ बच पाएंगे, यानी 2 लाख करोड़ रुपए बचेंगे हमारे पास। तो ये इस प्रकार का जो बजट होगा उसको क्या बोलेंगे हम, सरप्लस बजट बोलते हैं। अगर सामान्य शब्दों में इसकी बात करें सरप्लस बजट किसको कहेंगे, तो सामान्य शब्दों में सरप्लस बजट उसको कहेंगे कि हमारी इनकम तो खूब अधिक है और खर्चे क्या है, कम है, इट्स कॉल्ड सरप्लस बजट। लेकिन वहीं पे अगर हमारे पास रेवेन्यू तो कम है और हमारे एक्सपेंडिचर ज्यादा है, यानी कि हमारे पास पैसा तो कम आ रहा है, खर्च ज्यादा हो रहा है, तो उस प्रकार के बजट को क्या बोलेंगे हम, डिफिशिएंट बजट बोलेंगे, यानी कि घाटे का बजट बोलेंगे। जिस प्रकार से अभी बताया था लास्ट क्लास में, कमेंट बॉक्स में बताइए, वैसे हम बता देते हैं। 9.5 हमारा क्या रहा था 2020 वित्त वर्ष का डिफिशिएंट रहा था, यानी कि बजटीय घाटा रहा था। ठीक है, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ में आया होगा कि जो
बजट बैलेंस्ड क्यों होना चाहिए? क्योंकि हमारे पास अगर डिफिशिएंट रहेगा तो हमको लोन वगैरह लेने पड़ेंगे बाहर से, और चीजों को सही से हम क्या करेंगे, पॉलिसीज में तो ला देंगे कि हमको यहाँ ये चीजें कर देंगे वो कर देंगे, पैसा ही नहीं है तो कहाँ कैसे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना। वही बात है, इसलिए हमारा जो बजट होना चाहिए कैसा होना चाहिए, सरप्लस होगा ठीक है, लेकिन नहीं होना चाहिए, वो भी क्या है, बैलेंस होना चाहिए, और डिफिसिट तो होना ही नहीं चाहिए, लेकिन हो जाता है। खैर इस बार तो कोविड-19 महामारी के चलने की वजह से एक बड़ा कारण रहा, लेकिन आगे भी गवर्नमेंट को इस बारे पे ध्यान देना चाहिए। देन जो हमारा फोर्थ प्रिंसिपल है उस पर बात कर लेते हैं। फोर्थ प्रिंसिपल क्या कह रहा है हमारा, फॉर्म ऑफ एस्टिमेट्स शुड कोरेस्पोंड टू दैट ऑफ अकाउंट, यानी कि क्या होना चाहिए, हमारा जो बजट होना चाहिए अकाउंट के अनुरूप होना चाहिए, कोरेस्पोंड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, वही बात आ जाती है कि हमारे पास इतना पैसा वैसा है, उसी के अनुसार हमको खर्च करना चाहिए, या उसी के अनुसार हमको चीजें, जैसे ही बताते हैं थोड़ा एक एग्जांपल लेके, कि आपके पास 10,000 रुपीज घर से पॉकेट मनी दी जाती है, और आप उसी के अनुरूप मानते हैं कि हमें डेली एक चाय पीनी है, बाहर ये खर्चे करने, अंदर खर्चे करने, अगर वो उसके अकॉर्डिंग हो गए तो कोई दिक्कत नहीं, वो बैलेंस्ड है, वो क्या है आपका कोरेस्पॉन्ड है किसके, आपके बजट के, यानी आपके पास जो पैसा दिया है खर्च करने के लिए उसके कोरेस्पॉन्ड है, यानी उसके अनुरूप है, तो आपका बजट लेवल में रहेगा, आपकी जो आप अच्छी तरह से सरवाइव कर पाएंगे। ठीक है गाइस, तो इस प्रकार से हमारे चारों प्रिंसिपल होते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल पर बात कर लेते हैं। आइए नेक्स्ट कुछ प्रिंसिपल्स देख लेते हैं। जब नेक्स्ट प्रिंसिपल्स की बात करते हैं तो नेक्स्ट प्रिंसिपल हमारा एस्टिमेट्स शुड बी ऑन ए कैश बेसिस, यानी कि हमारा जो बजट का दायरा रहना चाहिए वो कैसा रहना चाहिए, कैश बेसिस होना चाहिए। इसका एक उदाहरण ले लेते हैं बेसिक सा। कुछ लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि घर से पॉकेट मनी आएगी हमारी, मान लीजिए 10,000 रुपए, और खर्चे का क्या कर लेते हैं, दोस्तों से इधर से उधर से बटोर के 20,000 रुपए एक्सपेंड कर देते हैं। तो ये सब चीजें क्या हैं, इसमें यही बता रखिए, यानी कि आपको जो खर्चों का विवरण देना है नेक्स्ट ईयर में, सिर्फ उतना ही देना है जितना आपके पास कैश हो। कैसा देना है, कैश हो। मतलब कि क्या है कि आपको एक्चुअल स्पेंड करना है, जो वास्तविकता है उसी के बारे में आपको विवरण देना है। ऐसे नहीं कि कुछ भी जा रहे बोले जा रहे दिए जा रहे हैं, तो वो क्या होता है, गलत प्रकार का बजट होता है। ठीक है, तो आपको कौन सा दायरा रखना है कि आपके पॉकेट मनी के अकॉर्डिंग ही आपको क्या करना है, एक्सपेंड करनी है चीजों को। देन हमारा जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है वो है वन बजट फॉर ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। मतलब यह है कि आपको जो ट्रांजैक्शंस के लिए जो आपको यानी कि बजट चाहिए, तो जितना भी पैसा वगैरह जो खर्च करते हैं तो उसका क्या होना चाहिए, एक दायरा होना चाहिए। अब ये दायरा क्या क्या है, आइए बात कर लेते हैं। तो ट्रांजैक्शंस, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के हिसाब से इसको हम क्या करते हैं, कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ऊपर वाले थोड़ा अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो आप ले सकते हैं। तो आगे बात करते हैं हम थोड़े से इस पर ट्रांजैक्शंस के बारे में। तो जो हमारा ये बजट होता है इसको क्या करते हैं, हम कुछ क्लास में डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि कई तरीके के ट्रांजैक्शंस बजट होते हैं, जैसे कि एक तो सिंगल होता है हमारा सिंगल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बजट, देन सेकंड आपका डुअल हो सकता है, थर्ड आपका प्लूरल हो सकता है। इस प्रकार से क्या होता है, आपका जो बजट का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है वो क्या होता है, कई प्रकार का हो सकता है। लेकिन हमने बेसिकली अभी 3 एग्जांपल लिए हैं इसका। तो सिंगल बजट, ये क्या होता है, सिंगल बजट का मतलब होता है आपको एक्सपेंडिचर और जो आपका रेवेन्यू है यानी इनकम है उसको क्या करना होता है, हमको एक ही बजट में दिखाना होता है। तो इस प्रकार का जो बजट होता है उसको क्या बोलते हैं, सिंगल बजट बोलते हैं। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं, आखिर इस प्रकार का बजट कहाँ पेश किया जाता है, क्या पता प्रीलिम्स में पूछ लिया जाए या फिर वनडे एग्जाम्स में फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के रूप में पूछ भी सकता है। ठीक है, तो इसकी बात करते हैं हम जब
सिंगल बजट की बात करते हैं किन किन कंट्रियों के द्वारा पेश किया जाता है देख लेते हैं। तो आपका जो यूनाइटेड किंगडम है इनके द्वारा पेश किया जाता है, इसको ब्रिटिश बोलते हैं। देन दूसरा आपका यूएसए है जिसको संयुक्त राज्य अमेरिका बोलते हैं। इन दोनों कंट्रियों के द्वारा जो बजट के स्ट्रक्चर कैसी रखी जाती है, सिंगल बजट रखी जाती है, यानी एक्सपेंडिचर और इनकम एक ही में दिखाया जाता है। देन हम डुअल बजट की बात करते हैं। तो डुअल बजट में आपकी प्यारी कंट्री का नाम आता है, ठीक है। इंडिया के द्वारा क्या किया जाता है, डुअल बजट पेश किया जाता है। तो ये कैसे पेश किया जाता है, हम तो एक ही पढ़े हैं, एक ही 1994 पेज का एक विवरण आता है बढ़िया सा, उसी के बारे में पढ़े हैं। तो आपने सुना होगा कि इंडिया के द्वारा 2 टाइप्स ऑफ बजट पेश किए जाते हैं, जिसको एक को तो हमारा क्या बोलते हैं, मेन बजट बोलते हैं, दूसरे को बोलते हैं रेल बजट। अब तो याद आ गया होगा, हैं? सुना होगा आपने कि इंडिया के द्वारा रेल बजट 2017 में क्या कर दिया गया, सेपरेट कर दिया गया, अलग कर दिया गया मेन बजट से। तो इस प्रकार से 2017 के बाद से क्या करते हैं, हम 2 प्रकार के बजट पेश करते हैं, यानी कि रेलवे बजट अलग करते हैं, मेन बजट अलग करते हैं। देन प्लूरल की बात करें तो प्लूरल का इसमें क्या होता है कि सारी चीजें ही अलग अलग, यानी कि डिपार्टमेंटल वाइज। आइए थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं हो, इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम एक लास्ट प्रिंसिपल को इसके साथ पैरेलल डिस्कस कर लेते हैं। वो क्या था, हमारा डिपार्टमेंटल बेसिस था। हम पिछले प्रिंसिपल पे बात कर चुके हैं, जिसको क्या बोला था, डिपार्टमेंटल बेसिस। और दूसरा कौन सा है आपका, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। तो जो डिपार्टमेंटल बेसिस होता है, तो हमने लास्ट इसको समझाते समय क्या बोला था कि जो इंडिया के अंदर जो हमारा डिपार्टमेंट के हिसाब से पैसा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो गाइस को हमने सहूलियत के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया था कि क्या करते हैं, इस प्रकार का होता है। लेकिन हमारा बजट क्या होता है, डुअल ट्रांजैक्शन है, यानी कि डिपार्टमेंट के हिसाब से, यानी जैसे हम पैसे देते हैं ना, वैसे ही बजट भी अलग आता है। यानी कि डिफेंस मिनिस्ट्री का अलग आएगा, फूड मिनिस्ट्री का अलग आएगा, और रूरल एंड अर्बन मिनिस्ट्री का अलग आएगा, रोड मिनिस्ट्री का अलग आएगा, एविएशन मिनिस्ट्री का अलग आएगा। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है जर्मनी। तो इस प्रकार का जो बजट लाया जाता है अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से, यानी कि जो हम 94 पेज का जो बजट पढ़े हैं इंडिया का, तो वो तो क्या है, हमारा डुअल सिस्टम था, यानी कि एक मेन बजट था और एक रेलवे बजट था। लेकिन इसमें क्या किया जाता है, इनमें डिपार्टमेंट का है पूरा सेपरेट निकाला जाता है, ठीक है। तो आई होप दोनों में आप कंफ्यूजन नहीं होंगे, ठीक है। डिपार्टमेंटल का मतलब क्या होता है, जिस प्रकार से हम सेगमेंट करते हैं, लाते हालांकि हम एक में ही है, लेकिन ये क्या करते हैं, ऐसे अलग अलग निकालते हैं एक एक मिनिस्ट्रीज का, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्लास ले लिया है सर की, कहीं कहा करे सर कंफ्यूजन कर दिया, बार बार एक बार देखेंगे तो आपको कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा, ठीक है। हम नेक्स्ट प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं, जिसको हम बजटिंग शुड बी ग्रॉस एंड नॉट नेट। ग्रॉस वर्ड तो सुने ही होंगे, जीडीपी। क्या होता है जीडीपी, कमेंट बॉक्स में बताइएगा सर्च करके, हैं। तो जो बजटिंग की बात कर रहे हैं, तो कैसा क्या कह रहा है, ग्रॉस होनी चाहिए, नॉट नेट होनी चाहिए। क्या है सर, ये कह रहा है कि आपको जितने भी चीजों के बारे में बताना है बजट में, वो किस प्रकार से बताना है, आपको सब चीजें शो करनी है। आइए इसका भी एग्जांपल की बात कर लेते हैं छोटे से। ये तो आप ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट, आइए बात करते हैं इस पे थोड़ा सा। जब हम ग्रॉस और नेट की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, जैसे कि मान ली जाए आपके पास 100 रुपीज क्या है, रेवेन्यू जनरेट हुआ। क्या हुआ, 100 रुपीज आपके पास रेवेन्यू जनरेट हुआ। तो आप क्या करते हैं, जनरल आए तो 100 में क्या करते हैं, मान लीजिए 40 रुपीज आपके किसी एक रीजन में, एंड 20 रुपीज किसी सेकेंड रीजन में, एंड 40 रुपीज किसी थर्ड रीजन में। इस प्रकार से आपका क्या एक्सपेंड होता है, यानी कि एक्सपेंडिचर करते हैं, आप खर्च करते हैं रुपए को, ठीक है। और
तो इसमें क्या होता है आपके जो ग्रोस में और नेट में, ग्रोस में तो क्या करेंगे हम कि जैसे कि बता दी जाए इसको, मान लीजिए ये सेविंग में कर लिख लो आप, है 20 रुपीज आपके जो 100 रुपीज रेवेन्यू था उसमें 20 रुपीज आपने सेव कर लिए और फर्स्ट रीजन में 40 रुपीज कैश कर दिए या थर्ड रीजन में आपने 40 रुपीज एक्सपेंड कर दिए। अगर हम इसका क्या करते हैं तोड़ जोड़ करके, यानी कि 100 रुपए आए हमारे पास से 40 प्लस 80 रुपए जो 18 रुपीज है वो हमने एक्सपेंड कर दिए और जो हमारे 20 रुपीज थे सेव कर दिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इस प्रकार से इज इक्वल टू 100 रुपीज ऐसे बता देंगे। यानी कि हमने क्या किया, प्रत्येक एवरीवन चीज को क्या नहीं किया, शो नहीं किया है बजट के अंदर। जब हम क्या करते हैं हर एक चीज को शो नहीं करते हैं बजट के अंदर, नहीं दिखाते हैं कि पैसा कहाँ खर्च किया कहाँ खर्च नहीं किया, हम क्या बताएंगे इसमें कि सर 80 रुपए हमने खर्च कर दिए, 20 रुपए सेविंग कर लिए, यानी कि कहाँ खर्च किए कोई पता नहीं है। तो उस प्रकार के बजट को तो क्या कहेंगे हम, नेट बजट कहेंगे। यानी कि आपको खर्च, एक्सपेंडिचर और इनकम दोनों तो नहीं दिखाई देती है, आपको क्या दिखाई, कंक्लूजन दिखाई दे जाता है, आपको एक परिणाम दिखाई दे जाता है। लेकिन ग्रोस में क्या होता है, आपको प्रत्येक चीज को उसमें विजुलाइज करना होता है, दिखाना होता है कि आपने 20 रुपए खर्च किए तो कहाँ किए, 40 रुपए खर्च किए तो कहाँ किए, कितने बचाए। तो इन सब चीजों का जब अलग अलग हमको विवरण देना होता है तो उस प्रकार के बजट को हम क्या कहते हैं, ग्रोस बजट कहते हैं। यानी कि सकल सारे के सारे का विवरण जब होता है तो उसको ग्रोस बजटिंग बोलते हैं, और कुछ चीजों का डायरेक्ट कंक्लूजन देते हैं उसको नेट बजटिंग बोलते हैं। आई होप समझ में आया होगा आपको। जो हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल की ओर चलते हैं हम, जो हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल रहने वाला वो क्या है, एस्टिमेटिंग शुड बी क्लोज। क्या होना चाहिए, जो हमें बजट का एस्टिमेट लगाना होता है वो एकदम सटीक लगाना है। ऐसे नहीं कि कुछ भी मन किया लगा लिए, जैसे कि बताया था थोड़ी देर पहले कि पैसा तो हमारे पास 10 रुपए बात खर्च करने की कर दिया, 20 रुपए खर्च करेंगे आपके क्षेत्र में वोट दीजिएगा, जैसे हमारे नेता लोग करते हैं। तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, करते हैं, क्या करें आप, वरना जब आप IAS ऑफिसर बनेंगे तो ऐसे लोगों की सही करना, ठीक है। तो एस्टिमेट कैसा होना चाहिए, क्लोजली होना चाहिए आपका एस्टिमेट। तो नेक्स्ट प्रिंसिपल की बात करते हैं अब हम। सो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से हम हमारे कुछ प्रिंसिपल्स कवर कर चुके हैं। एक नेक्स्ट प्रिंसिपल और देख लेते हैं क्या है इसके बारे में। तो गाइस जैसे बात करते हैं हम नेक्स्ट प्रिंसिपल पे, तो इसको बोले गए हैं हम रूल ऑफ लैप्स या लैपेज। ये क्या होता है, रूल ऑफ लैप्स की जब बात करते हैं तो यूनियन गवर्नमेंट के लेजिस्लेचर के द्वारा एग्जीक्यूटिव को क्या किया जाता है, पैसा फंड किया जाता है। क्या किया जाता है, फंड किया जाता है पैसा। ओके, जनरली करती हूँ, स्पेशल क्या है सर इस में, आइए बता दें। जब इसको जो पैसा फंड किया जाता है लेजिस्लेचर के द्वारा एग्जीक्यूटिव को, यानी कि विधायिका द्वारा जब कार्यपालिका को पैसा दिया जाता है, तो फंड दिया जाता है, तो क्या होता है काफी बार कंप्लीट फंड, कंप्लीट या जितना पैसा दिया गया वो खर्च नहीं हो पाता है। क्या होता है, वो खर्च नहीं हो पाता, और खर्च नहीं होने की वजह से क्या होता है, वो उनके पास सेव होता है, तो उस पैसे को वापस क्या नहीं किया जाता, ट्रेजरी में नहीं डाला जाता। किसमें नहीं डाला जाता, उसको ट्रेजरी में नहीं डाला जाता। ये क्या है, ट्रेजरी मीन्स जो खजाना होता है हमारा, जो पैसा होता है गवर्नमेंट का राजकोष होता है, तो उसमें पैसा वापस नहीं जाता है, और वो क्या होता है, लैप्स हो जाता है। तो इस रूल को क्या कहते हैं कि जो प्रिंसिपल को रूल ऑफ लैप्स बोलते हैं, बिकॉज ऑफ जो पैसा दिया होता है लेजिस्लेचर के द्वारा एग्जीक्यूटिव को, वो पैसा वापस नहीं आता है, जाने और खर्च भी नहीं होता और वापस भी नहीं आता, लैप्स हो जाता है। तो इस स्थिति में क्या होता है, तो रूल ऑफ लैप्स के अंदर होना चाहिए, यानी कि ये रूल भी इंप्लीमेंट होना चाहिए बजट पर। यानी जो पैसा दिया है उसमें ऐसी कुछ व्यवस्थाएं करनी चाहिए बजट में कि उस पैसे को वापस फंड में या राजकोष में लाया जा सके, उसको ट्रेजरी में लाया जा सके। बस इस प्रिंसिपल का मतलब इतना सही है, यानी कि लैप्स नहीं होना चाहिए पैसा, कुल मिला के गवर्नमेंट का पैसा है, आना चाहिए भाई, जनता का पैसा है, ठीक है भाई। तो इस प्रकार से हम आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं, बिकॉज वो बहुत लंबी होती जा रही है।
तो गाइस इस प्रकार से हम जो हमारी स्ट्रेटजी के 3 सेगमेंट्स खत्म कर चुके हैं और जो नेक्स्ट सेगमेंट रहने वाला हमारा वो एक्सपेंड फॉर्म ऑफ बजट रहने वाला। मतलब एक्सपेंड फॉर्म में क्या डिस्कस करेंगे थोड़ा बता देते हैं। कुछ ने जो 94 पेज की पॉलिसीज हैं, जो 94 पेज की पॉलिसीज हैं, जो 94 पेज की यूनियन बजट है या गवर्नमेंट ऑफ या फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा जो पेपर दिया गया हमको, उसमें बताया गया है कि पॉलिसीज कौन कौन सी किसको ग्रो करने के लिए या किस प्रकार के क्षेत्र में क्या लागू करना, उन सभी के बारे में। तो आपको 6 पिलर्स बताए थे लास्ट क्लास में, तो उन 6 पिलर्स को क्या हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हेल्थ की बात करते थे कौन कौन सी योजनाएं लाई गई है, क्या नई योजनाएं भी हैं या पुरानी ही चल रही है, या उन योजनाओं का कैसा बेनिफिट्स ले सकते हैं या लोगों तक पहुंचाया जा सकता है, और कितना पैसा किसके लिए अलॉट किया गया। इन सभी तमाम बातों पर हम नेक्स्ट जो एक्सपेंड फॉर्म रहने वाली है बजट की, उस पर बात करेंगे। आई होप सो आपको जरूर समझ में आएगी सारी चीजें। बने रहिए नेक्स्ट लेवल तक हमारे साथ, हम सारी चीजों को समझाने का आपसे वादा करते हैं। सो गाइस, जय हिंद जय भारत। आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं।